पतये शिव हर 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 महादेव शंभो। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। 6 साल के इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर एक बार फिर शुरू हो चुका है। पहले कोविड और फिर गलवान संघर्ष ने तिब्बत में मौजूद सनातन के सबसे रहस्यमय और दुर्गम तीर्थ की यात्रा की राह रोक दी थी। मोदी सरकार की पहल पर चीन ने फिर से इसका रास्ता खोल दिया है। इस बार भारत से 750 श्रद्धालु कुल 15 जत्थों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दुर्गम यात्रा की शुरुआत के साथ एक बार फिर कैलाश मानसरोवर के वो अनसुलझे रहस्य चर्चा में आ गए हैं जिसको लेकर पहले भी काफी बातें होती रही। जैसे कि हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखला में कैलाश पर्वत का आकार पिरामिड जैसा क्यों इसके आसपास 100 से ज्यादा जो पहाड़ की चोटियां हैं वो भी पिरामिड जैसी दिखती। कैलाश पर्वत के अंदर से अजीब अजीब तरह की आवाजें बाहर क्यों सुनाई देती। कैलाश पर्वत के इलाके में ओंकार या डमरू की जैसी आवाज अक्सर क्यों सुनाई पड़ती। इसका राज क्या है? क्या वाकई कैलाश पर्वत के अंदर शंबाला जैसी कोई अलग दुनिया है जिसका जिक्र सनातन धर्म से लेकर तिब्बती बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में विस्तार से किया गया है? क्या वाकई कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है जिससे ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे सीधे कनेक्ट होती, जैसा कि दावा रूस के वैज्ञानिक दल ने 1999 में किया था? ऐसे तमाम सवाल हैं और ऐसे सवालों की लिस्ट बहुत दिलचस्प भी है और लंबी भी। इसका जितना गहरा नाता धर्म से है उतना ही विज्ञान से भी। दोनों की कड़ियां इस तरह गुथी हुई हैं कि इसके रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए ब्रिटेन से लेकर रूस और जापान के वैज्ञानिकों ने विशेष अभियान चलाए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास के इलाकों की सैटेलाइट इमेजिंग करनी पड़ी और उसका साइंटिफिक डेटा जुटाना पड़ा। देश का मूड मीटर में आज कैलाश मानसरोवर से जुड़े ऐसे कई रहस्यों के से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा और वो चौंकाने वाली घटनाएं भी आपके सामने रखूंगा जो हिमालय के इस अनोखे विशालकाय पिरामिड और उसके दुर्गम इलाके से जुड़ी हुई। लेकिन पहले आपको यह बताऊं कि कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा में इस बार क्या खास है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के 2 रूट। पहला रूट उत्तराखंड के धारचूला से है। इस रूट से लिपुलेख दर्रे को पार करके तिब्बत में एंट्री लेनी होती है और वहां दारचेन पहुंचकर कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं। एक रूट है और इसमें करीब 25 दिन का समय लगता है। लिपुलेख वाले इस रूट से इस बार श्रद्धालुओं के 5 जत्थे कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं और हर जत्थे में यात्रियों की अधिकतम संख्या जो है वो 50 तय की गई। जबकि कैलाश मानसरोवर का जो दूसरा रूट है वो सिक्किम के नाथुला दर्रे से तिब्बत होकर जाता है और इस रूट में जोंगवा से होते हुए तिब्बत के झुंझुई इलाके में पहुंचते हैं और वहां से कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं। इस बार इस रास्ते में 10 जत्थों को इस रास्ते से रवाना किया जा रहा है और इस जत्थे में भी जो यात्रियों की अधिकतम संख्या है वो भी 85 तय की गई। पीएम मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों को मन की बात के जो 123वें एपिसोड है उसमें उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का धाम है। हिंदू हों, बौद्ध हों या जैन हों, कैलाश पर्वत हर धर्म की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में ये बातें कही। पूरा कैलाश पर्वत अगर गौर से आप देखिए तो एक बड़े पिरामिड की तरह दिखता है। चारों दिशाओं से इसके किनारे ऐसे दिखते हैं जैसे इसे खास तौर से तराशा गया। इसके दक्षिण किनारे की जो दीवार है वो बहुत चिकनी दिखती, जो धूप में शीशे की तरह चमकती। और कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है और अपने इलाके में ये सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा इसके आसपास के जो छोटे पहाड़
जो हैं वो करीब करीब उनकी भी 100 चोटियां हैं और वो भी करीब करीब समझिए कि पिरामिड जैसी ही आकार में ढली हुई दिखाई देती है। और ये बात बहुत सारे लोगों को, यहां तक कि भूगर्भ शास्त्रियों को भी चौंकाती है। एक बात और कि जिस बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट से बने शिवलिंग को आप मंदिरों में देखते हैं, कैलाश पर्वत की बनावट उसी तरह के काले ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की जो के चट्टान हैं उससे हुई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत की जड़ में जो तलछट चट्टानें होती हैं, तलछट चट्टानों की जो परतें होती हैं, वो मौजूद नहीं, जबकि इस इलाके के जो बाकी जो दूसरे पहाड़ हैं वो सब तलछट चट्टानों से बने। कैलाश पर्वत की इन्हीं विशेषताओं ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। साल 2003 और 2005 में नासा ने कैलाश पर्वत और उससे लगे मानसरोवर और राक्षस ताल की जो है वो सैटेलाइट इमेजिंग की और इसका साइंटिफिक डेटा जुटाया। नासा की सैटेलाइट इमेजिंग और उसके डेटा रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई और वो बात यह थी कि कैलाश पर्वत पर असामान्य शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंगें बहुत मजबूती से, या यूं कहें कि बहुत ही तगड़े से मौजूद थे। और इस पर्वत में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे निकलती हैं, इसकी वजह क्या है? क्या कैलाश पर्वत का जो कि खनिज संरचना है या जिस तरह के खनिज से ये पूरा पर्वत बना हुआ है उसकी वजह से इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं, या इसकी कोई और वजह है? यह बात डेटा में साफ नहीं हो सकती। इसके बाद कैलाश पर्वत की रडार मैपिंग की गई, जिसमें संकेत यह मिला कि कैलाश पर्वत की सतह के नीचे सुरंगों के साथ साथ बहुत सारे खोखले क्षेत्र मौजूद हो सकते हैं, हॉलो एरिया है। नासा के इन तथ्यों को वैज्ञानिकों ने अपने नजरिए से देखा, अपने नजरिए से उसको परखा और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और कैलाश पर्वत के चमत्कार में यकीन रखने वाले लोगों ने उसको आस्था की नजर से देखा, उसे धार्मिक किताबों में जो बातें लिखी गई है उस नजरिए से देखने और समझने की कोशिश की। नासा की रिपोर्ट के बाद इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया कि कैलाश पर्वत के भीतर वो जादुई नगरी हो सकती है जिसकी चर्चा हिंदू धर्म ग्रंथों में है और जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में शंबाला नाम दिया गया है। जिस तरह आपने हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों में जादुई लोक देखा है जो बाकी दुनिया की नजरों से अदृश्य रहते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथों में शंबाला को उसी तरीके से एक अदृश्य नगर बताया गया है जहां बौद्ध धर्म के बड़े बड़े लामा अपनी साधना में लीन हैं। उसी तरीके से हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक कई ऋषि महर्षि कैलाश के अंदर कंदराओं में उसी तरह की तपस्या में लीन हैं। शंबाला के बारे में धार्मिक मान्यता है कि वो समय की परिधि से परे है, यानी वहां जो भी है वो उम्र से परे है, यानी एक तरीके से अजर और अमर है, उस पर उम्र का कोई असर नहीं होता। हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को लेकर आए ऐसे ही वर्णन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस कैलाश पर्वत की यात्राएं की और वो यात्रा का मकसद यह था कि इसके रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। जैसे कि 1770 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक अंग्रेज को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर पड़ताल के लिए भेजा था कि जरा जाकर देखो, समझो कि आखिर ये कैलाश पर्वत है क्या इसमें ऐसी क्या खास बात है। उसी ढंग से 1812 में कैप्टन हियर सिंह और मशहूर अंग्रेज पशु चिकित्सक विलियम मूर क्राफ्ट ये दोनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। 1865 में कैप्टन एचआर स्मिथ और एआर हैरिसन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। 1900 में जापानी वैज्ञानिक एकाई कावोचुकी वो तिब्बत के रास्ते कैलाश मानसरोवर पहुंचे थे। ऐसी यात्राओं की एक लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है, जिसमें कैलाश मानसरोवर के रहस्यों की पड़ताल की कोशिशें होती रही। 90 के दशक में रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट माल्दाशेव इन्होंने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और अपनी इस यात्रा में उन्होंने कैलाश मानसरोवर के इलाके में मौजूद मठ और मंदिरों का भी दौरा किया।
वहां सनातन के साधुओं से लेकर बौद्ध धर्म के लामाओं से लंबी बातचीत की और फिर अपनी रिसर्च रिपोर्ट के साथ एक किताब लिखी। किताब का नाम था वेयर डू वी कम फ्रॉम। और मालदा शेव ने अपनी किताब में लिखा कि कैलाश पर्वत एक प्राचीन मानव निर्मित या अलौकिक पिरामिड संरचना हो सकती जो किसी प्राचीन सभ्यता या एलियंस द्वारा बनाई गई। उन्होंने कैलाश को पिरामिड जैसी संरचना जो उसकी है उसकी तुलना उन्होंने मिस्र के पिरामिडों और अन्य प्राचीन जो संरचनाएं हैं जो उनसे मिलती जुलती है उससे की। और उन्होंने दावा किया कि कैलाश क्षेत्र में जो असामान्य चुंबकीय और ऊर्जा है वो असल में एलियन गतिविधियों या उन्नत तकनीक के संकेत हो सकते हैं। मालदा शेव की जो किताब थी उसमें दावा किया गया कि कैलाश पर्वत के नीचे एक गुप्त भूमिगत इलाका हो सकता है जिसे कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में शंबाला कहा जाता है। मालदा शेव की इन दावों से हड़कंप मच गया एक तरीके से, लेकिन जिस रिसर्च के आधार पर मालदा शेव ने दावे किए थे वैज्ञानिकों ने उसे सही मानने से और तर्कसंगत मानने से एक तरीके से उसमें उन्हें हिचक दिख रही थी। उन्होंने कहा कि इस बारे में और तर्कसंगत डेटा जुटाने की जरूरत है। और इसके बाद नासा ने भी कैलाश मानसरोवर के रहस्यों की तरफ उसका ध्यान गया और कैलाश मानसरोवर के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा में अक्सर यात्रियों को ओम की गूंज और डमरू बजने जैसी आवाज सुनाई देती। वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि हिमालय के इस इलाके में पहाड़ की बनावट और उसमें हवा के बहाव की वजह से ऐसा भ्रम हो सकता है, जबकि श्रद्धालु इसे भगवान शंकर की मौजूदगी का इशारा मानते हैं। हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की मनाही है। इसे पांव लगाने का मतलब भगवान शंकर का अपमान है। लेकिन इसके रहस्यों की पड़ताल के लिए कैलाश पर्वत पर कई बार चढ़ने की कोशिश हुई। इसके शिखर तक पहुंचने का प्लान बनाया गया, लेकिन एक भी प्लान कामयाब नहीं हो पाया। 1926 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों का दल और 2021 में जापानी पर्वतारोहियों का दल, दोनों दलों ने यह कोशिश की, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे। और लौटकर उन्होंने जो बताया वो ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने बताया कि कैलाश पर चढ़ने के दौरान उन्हें दिशा भ्रम होने लगा। ऐसा लगा कि जैसे मौसम बिगड़ रहा है। अचानक डर का ऐसा माहौल बन गया कि उन्हें अपनी चढ़ाई बंद करनी पड़ी, रोकनी पड़ गई। कैलाश मानसरोवर एवरेस्ट से कम ऊंचा है। इसके बाद भी अगर कोई उसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया है तो इसके पीछे हिंदू और बौद्ध धर्म की मान्यताओं का हवाला दिया जाता है। चीन ने इसी वजह से साल 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया। कैलाश पर्वत का जिक्र प्रलय की कथाओं से जुड़ता है। हिंदू धर्म और बाइबिल दोनों में प्रलय का जिक्र है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जब प्रलय हुआ, पूरी दुनिया डूब गई थी, तब हिमालय का मेरु पर्वत और उसका शिखर बचा हुआ था। मेरु पर्वत यानी कि कैलाश पर्वत। प्रलय में जिस नाव में जीवों को बचाया गया वो इसी कैलाश पर्वत पर टिका था। बाइबिल में यह कहानी कही गई। वो कहानी नोहा के रूप में कही, और वहां भी जिस पर्वत का जिक्र है वो कैलाश पर्वत से बहुत मिलता जुलता है। कैलाश के रहस्यों की ऐसी अनगिनत कहानियां मौजूद हैं वहां। यही कहानियां कैलाश मानसरोवर की यात्रा में सुनी और सुनाई जाती रही। और जब जब इस यात्रा की शुरुआत होती है तब तब ये सारी कहानियां और जोर पकड़ लेती। देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि योग के बाद अब किस एक्टिविटी को लेकर मुस्लिम संगठनों ने बवाल खड़ा कर दिया। तो इस रिपोर्ट की शुरुआत कुछ वीडियोज के साथ, और आपको मैं जुम्बा एक्सरसाइज के कुछ वीडियोज दिखा रहा हूं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जुम्बा करते हों या जुम्बा के बारे में जानते हो, इसके फायदे के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। और जो लोग इस खास एक्सरसाइज के बारे में नहीं जानते, हो सकता है कि उन्हें
एक तरह का ये डांस लगे, लेकिन जुम्बा एक सिर्फ डांस नहीं है, ये आज की एक पॉपुलर एक्सरसाइज है। जुम्बा की मस्ती भरी धुनों पर बच्चे हो या बड़े, सभी ग्रुप में मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं। म्यूजिक बजता है और एक लय में सभी थिरकते हैं, यानी कसरत भी हो जाती है और बोरियत भी नहीं। लेकिन क्या जुम्बा के इन वीडियोस को देखकर आपको कहीं भी ये लगता है कि ये अश्लील किस्म का एक्सरसाइज है या फिर ये धर्म विरोधी है? लेकिन केरल के कुछ मुस्लिम संगठन यही दावा कर रहे हैं। दरअसल केरल सरकार नशे के खिलाफ अपने अभियान के तहत स्कूलों में जुम्बा एक्सरसाइज की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसका निर्देश दिया था बाकायदा, और उनका कहना है कि जुम्बा से बच्चों का तनाव कम होगा, जिससे वो नशे की लत से दूर रहें। जुम्बा में तेज म्यूजिक पर डांस और एरोबिक मूवमेंट्स होते हैं जो बच्चों को फिट और खुश रखने में मदद करेंगे। लेकिन सरकार की इस पहल का कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। समस्ता केवल सुन्नी युवा संगठन यानी कि SYS, इसके राज्य सचिव हैं अब्दुस समद पुकोट्टूर। उन्होंने कहा कि जुम्बा डांस नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। उसी ढंग से एक और संगठन है मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF, इसने भी सरकार की इस योजना पर सवाल उठा दिया। विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं TK अशरफ, जो खुद भी एक शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को अपने स्कूल में लागू नहीं होने देंगे, और उन्होंने कहा कि उनका बेटा भी इसमें भाग नहीं लेगा। उनका कहना है कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और उसी के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया था, ना कि ऐसी संस्कृति सिखाने के लिए जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ कम कपड़ों में डांस करें। जुम्बा के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के इस स्टैंड को देखकर ऐसा लगता है कि या तो मुस्लिम संगठन किसी भयंकर कंफ्यूजन में है या वो लोगों को कंफ्यूज करने में लगे, क्योंकि यहां बात कपड़े की तो है ही नहीं। केरल के ही एक स्कूल में जुम्बा एक्सरसाइज का वीडियो जरा देखिए। इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में हिजाब पहनी हुई लड़कियां, स्टूडेंट्स जुम्बा कर रही हैं, यानी हिजाब पहनकर भी जुम्बा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वही जुम्बा कर सकता है जिसने कम कपड़े पहने। यह वीडियो केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने खुद जारी किया है। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा भी है कि बच्चों को खेलने, हंसने, मस्ती करने और स्वस्थ रूप से बड़ा होने दीजिए। ऐसी आपत्तियां समाज में जहर से भी ज्यादा खतरनाक जहर घोलेगी जो नशे से फैलता है। कोई भी बच्चों को कम कपड़े पहनने के लिए नहीं कह रहा। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही एक्टिविटी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि स्टूडेंट्स अपनी रेगुलर ड्रेस में जुम्बा कर सकते हैं और जुम्बा के क्लासेस में भाग ले सकते हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन अलग ही जिद ठाने हुए, और ये जिद वैसी है जैसी जिद आप आए दिन योग के खिलाफ देखते। यानी केरल में मामला एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन और मोरल पुलिसिंग के बीच उलझ गया है, और वामपंथी सरकार और मुस्लिम संगठन जो अब तक एक दूसरे को हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े दिखते रहे हैं, अब एक दूसरे के आमने सामने दिख रहे हैं। यहां एक और सवाल उठाया जा रहा है कि अगर नशे के खिलाफ मुहिम में सरकार को किसी फिजिकल एक्टिविटी को चुनना ही था तो जुम्बा को क्यों चुना गया? तो एक बात तो तय है कि जुम्बा एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें खास तरह के डांस मूव्स के जरिए पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करवाई जाती है, और इसके लिए किसी भी प्रकार के जिम इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आरामदायक कपड़े और जूते होने चाहिए और आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। इसे ज्यादातर लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह न केवल फिटनेस को बढ़ाता है, बल्कि इसे करने में लोगों को मजा भी काफी आता है। इसमें संगीत का भी एक बड़ा रोल होता है, और यह वर्कआउट एनर्जेटिक अनुभव बन जाता है लोगों को, यानी मनोरंजन का मनोरंजन और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। जुम्बा एक्सरसाइज की शुरुआत की कहानी भी कुछ इसी तरीके की, और वो भी अपने आप में दिलचस्प है। इसकी शुरुआत एक कोलंबियाई एरोबिक ट्रेनर थे अल्बर्टो बेटो पेरेज, उन्होंने की थी। पेरेज पॉप म्यूजिक पर एरोबिक की फिटनेस क्लास चलाते थे। एक दिन वो पॉप म्यूजिक की कैसेट भूल गए घर पे, तो उन्होंने अपने कार में रखे लैटिन गानों जैसे कि साल्सा, मेरेंग, इस तरह के गानों की मदद से उन्होंने 30 मिनट की एक्सरसाइज क्लास ली, फिटनेस क्लास ली।
और एक्सरसाइज कराने का ये जो तरीका था उनके स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया और फिर इसी तरीके से वो हर रोज एक्सरसाइज करने लगे। धीरे धीरे हर कोई इसे फॉलो करने लगा और समय के साथ जुम्बा लोकप्रिय होता चला गया। ये इतना लोकप्रिय हो गया कि बेटो पेरेज ने साल 2001 में जुम्बा फिटनेस नाम की एक कंपनी खड़ी कर ली। विदेशों में लोग अपनी भाषा के गानों में डांस करके एक्सरसाइज करते हैं और भारत में भी जो जुम्बा होता है उसमें बॉलीवुड और रीजनल सॉन्ग्स पर वो किया जाता है। तो आज 180 देशों से, मतलब यूं कहें कि 180 से ज्यादा देशों में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हर हफ्ते जुम्बा क्लास लेते हैं। अब यहां आपको यह समझना जरूरी है कि जुम्बा के विरोध में मुस्लिम संगठनों के तर्क जो दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से, उसमें कितना दम है। तो विरोध का पहला आधार तो यह है कि ये कह रहे हैं कि लड़के और लड़कियां एक साथ नाचते हैं जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ। ऐसे में सवाल यह उठता है कि स्कूलों में तो और भी बहुत तरह के सोशल और कल्चरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लड़के लड़कियां साथ में भाग लेते हैं। तो क्या मुस्लिम संगठनों के हिसाब से ये सारे कल्चरल या स्पोर्ट्स प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए? जाहिर है कि ये बहुत बेतुका लॉजिक है और उतना ही गलत है जुम्बा को अश्लील कहना, क्योंकि ये स्कूलों में नियंत्रित माहौल में उचित ड्रेस कोड के साथ लागू किया जा रहा है, इसलिए इस आपत्ति का भी कोई मतलब नहीं है। फैक्ट तो यह है कि दुनिया भर के कई देशों में स्कूलों में जुम्बा को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए अमेरिका के कई स्कूलों में जुम्बा किड्स प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो बच्चों को मजेदार तरीके से फिट रखने के लिए डिजाइन किए गए। अपने देश में भी, खास करके महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी निजी स्कूलों में और फिटनेस सेंटर में जुम्बा बहुत लोकप्रिय है, इसलिए इसे डांस प्रोग्राम समझना गलत है। जुम्बा असल में एक फिटनेस प्रोग्राम है और इसका मकसद बच्चों को किसी डांस कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करना है, बल्कि स्टूडेंट्स के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। और इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो मौज मस्ती के साथ अपने फिटनेस को भी ठीक रख सके। तो देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि अगले 48 घंटे के मौसम को लेकर क्या वार्निंग आई है और क्यों आपको संभल कर रहना। तो जून के आखिरी दिन मानसून के बिगड़े हुए तेवर से बड़ा नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बादल फटे, पहाड़ दरके, मकानों ने जल समाधि ले ली। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लेकर बिहार तक बाढ़ और भारी बारिश का कहर साफ साफ दिख रहा है। नदियां तो नदियां, बरसाती नाले भी उफान पर। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं। आसमान से कहां कहां कितनी आफत बरसने वाली है ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मानसून ने अभी पूरे देश का क्या हाल कर रखा है इसकी जरा एक झलक देख लीजिए। तो ये तस्वीरें बता रही है कि मानसून का अभी जो शुरुआती दौर है और ये आफत और ये तबाही किस तरीके से सामने आई। सबसे भयंकर और डरा देने वाली तस्वीर बिहार के गया में दिखी। यहाँ लंगुराही वाटरफॉल में अचानक से बाढ़ आ गई। यहाँ अचानक पानी की धार इतनी तेज हो गई कि वाटरफॉल में नहा रहे बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ गए। कई सैलानी जान बचाकर भागे तो कई लोग उसकी धार में फंस के रहे। सैलानियों में चीख पुकार मच गई। तेज धार की चपेट में आने से 6 लड़कियां बहने लगी, जिसके बाद इस पिकनिक स्पॉट पर पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर वाटरफॉल में जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई
और जरा देखिए कि किस तरीके से लोगों की जान बचाई गई। तो कैसे एक शख्स ने 4 लड़कियों की जान बचाई, वो भी इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। जबकि एक लड़की किस तरीके से पत्थर के सहारे खुद को उसने बचा कर रखा और वो खुद को इस तरीके से संभाल कर रखा कि वो जो चारों तरफ से जो तेज धार थी पानी की, उसमें वो बह न जाए। हालांकि बाद में उसे भी बचा लिया गया। लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि बरसात के इस मौसम में किसी नदी नाले या झरने या प्रपात पे जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं, वरना जिस तरीके से पानी आया था उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि एक बार भी किसी के लिए भी जो धार के बीच में थे उनके लिए बचना मुश्किल नहीं। इस हादसे को आप मानसून के सीजन में एक वार्निंग की तरह देखें, क्योंकि मौसम का रवैया बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया। ऐसे में जरूरत सावधान रहने, नहीं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों के लिए एक पल में जो हंसते खेलते मस्ती के पल थे, तो एक तरीके से उनकी जिंदगी पर भारी पड़े। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के जमशेदपुर में एक शख्स 3 किलोमीटर तक नदी में बहता रहा, फिर उसकी जान बचाई गई। कैसे, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चंडीगढ़ लेकर चलता हूं, जहां मानसून की पहली ही बारिश एक मोटरसाइकिल सवार के लिए मौत का कारण बनी। उसकी तस्वीरें जरा देखिए। आज सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर 48 में तेज बारिश के चलते अचानक सड़क धंस गई और सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें एक बाइक सवार गिर गया। वो खुद तो गिरा ही, उसकी मोटरसाइकिल गड्ढे में भी समा गई। मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे मोटरसाइकिल सवार की जान बचाई, उसे गड्ढे से बाहर निकाला। फिर आनन फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मोटरसाइकिल को बाहर निकाला। ये एक वानगी भर है। चंडीगढ़ में 11 दिन पहले आया मानसून अपने साथ कितनी परेशानियां लाया है, इसे नवभारत के संवाददाता मनोज कुमार ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की है। जरा देखिए। ये दरअसल चंडीगढ़ का सेक्टर 47 और सेक्टर 48 को जोड़ने वाला मार्ग है और सड़क का ये बिल्कुल चौराहा है, बीचों बीच है ये सड़क का बिल्कुल। और आप देखिए कि कितना गहरा गड्ढा यहाँ पर हुआ है, तकरीबन 10 फीट गहरा गड्ढा है और इसके आसपास की जो जगह है वो भी खोखली है। यानी कि अगर तेज और बारिश हुई तो ये और भी ज्यादा गहरा गड्ढा हो सकता है। इसके देखिए सामने देखिए, आप अभी भी जो टुकड़े हैं सड़क के वो टूट कर नीचे गिरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर खड़ा होना भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो झारखंड में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों का चैन सुकून छीन लिया है। सिर्फ 3 दिन की बारिश में जमशेदपुर को बाढ़ के मुहाने पर लाकर खड़ा किया। मौसम विभाग की चेतावनी ये कह रही है कि अभी तो और बारिश होनी है। जमशेदपुर के डुमरिया में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। हुआ ये कि यहाँ बारिश से शंख नदी उफान पर आ गई और इसी दौरान एक शख्स बाढ़ में फंस गया। इस शख्स को जान बचाने के लिए पेड़ का सहारा लेना पड़ा, लेकिन पेड़ तक पहुंचने से पहले वो घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। नदी का बहाव इतना तेज था कि 3 किलोमीटर तक ये शख्स बहता चला गया, 3 किलोमीटर तक, और ऐसे ही बहता रहा, खुद को डूबने से बचाने की कोशिश करता रहा। ऐसा नहीं था कि उसे कोई देख नहीं रहा था, लेकिन जो लोग इसे देख रहे थे वो भी लाचार थे, डरे हुए थे। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कूदकर उसकी जान बचा सके। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने इस शख्स को बचाया, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए आज की तारीख में कभी भी आप नदी नाले कहीं अगर आप उसके पास रहते हो या उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि पानी कभी भी अचानक आ सकता है। जमशेदपुर में बाढ़ विकराल रूप में ये दिखाई दे रही है। किस तरीके से यहाँ सड़कें बह गई, पुल डूब गए हैं, डैम लबालब हैं और शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। ये उसकी तस्वीरें हैं। अगर बारिश का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हालात और बेकाबू हो सकते। तो देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तमाम तस्वीरें आ रही है
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, खास करके जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से लैंडस्लाइड की बहुत ही डरावनी तस्वीरें आ रही है। आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था, वरना हम आपको और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाते। कुल मिलाकर यह है कि मानसून के जो शुरुआती तेवर है वो काफी डराने वाला है और इस बार मानसून पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा तेवर के साथ दिखने वाला है। इसलिए इस बरसात सबको संभल कर रहने की जरूरत है। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध। मेजर